कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने यहाँ पे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यहाँ पे शुरू की थी। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट यहाँ पे शुरू की थी। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट्रेंट्स और एंटीटसिव देखने था। ठीक है, तो अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी। मैंने आपको पूरा बताया था कि म्यूकस जो सेल्स होते हैं इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स देन वेगस नर्व के थ्रू आपका ब्रेन तक जो आपका जहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पे एक सेंटर होता है एनटीएस। ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करो, तभी आपको ये समझ आने वाला है आज का लेक्चर। इसकी जो वीडियो है एक बार जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली यहाँ से समझ आने वाली है। ठीक है, तो पहले इस वाली वीडियो को देख के आओ, देन अपना ये वाली वीडियो शुरू करना। अब देखो यहाँ पे जो एंटीटसिव पहले हम शुरू करेंगे, देन इसके बाद हम देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स। देखो एंटीटसिव जो है ना, ये आपकी शुड बी यूज ओनली फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। अब देखो यहाँ पे पहले तो एंटीटसिव जो होते हैं, देखो ये जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना, तो ये डेफिनेशन आपको इस वाली वीडियो समझ आने वाली है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि बाहर से कोई भी इरिटेट आएगा तो उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, देन एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे नर्व जो होती है, नर्व जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वहां तक सिग्नल लेके जाती है, देन आपका फिर आगे फर्दर और आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दीज आर ड्रग दैट आर एक्ट ऑन द सीएनएस। ये आपकी सीएनएस पे एक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, देखो वैसे तो आपकी सीएनएस पे भी एक्ट करेंगे और पेरिफेरली भी एक्ट करेगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सीएनएस टू राइज द थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर एंड एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपकी सीएनएस पे भी एक्ट करेंगे और रेस्पिरेटरी पेरिफेरल भी एक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रग देखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली कफ इज कॉमन सिम्टम। ये एक सिम्टम है, ठीक है, ऑफ एयरवे डिसीजेस का। ठीक है, तो ये एक तरह सिम्टम है, लेकिन किसका सिम्टम है? एयरवे, जितनी भी एयरवे डिजीज होती हैं, जैसे अस्थमा आप देखोगे, अस्थमा में हमारा सीओपीडी हो गया, तो इन कंडीशन में हमारा जो कफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और आपको पता है कि उसे मतलब एक तरह से ऑक्सीजन का अच्छे से अमाउंट पूरा नहीं जा पाता हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसा ही एक तरह से सिम्टम्स है यहाँ पे। और उसके बाद वो लिखा हुआ है, पुअरली अंडरस्टूड वेरियस इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कफ पोस्ट वायरल कफ इज यूजली अ सेल्फ लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉमन पेशेंट मेडिकेटेड यहाँ पे होता है। और एंटीवायरल जो होता है, एंटीटसी जो होती है आपका, मैंने बता दिया कि आपकी ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए होते हैं। और यहाँ पे इफ कफ इज अनड्यूली ट्राइंगिंग होता है, ठीक है, ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, और यहाँ पे हेजार्डस इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। देखो स्लीप, जब आप रात में बहुत जोर से खांसोगे ना, तो ऑब्वियस बात है किसी को नींद नहीं आने वाली। ठीक है, और छोड़ो, यहाँ पे क्या होता है, जब मान लो किसी पेशेंट को, या पेशेंट हम नहीं बोलेंगे, मतलब किसी इंसान को बहुत जोर से खांसी हो रही है, ठीक है, कफ ड्राई कफ हो रही है, एक तो उसको स्पुटम बाहर नहीं आ रहा, और जब ड्राई कफ होती है तो आपको पता है कि इरिटेशन तो होती है। ठीक है, गले में बहुत सूखा सूखा सा होगा, तो ड्राइनेस सी होगी, तो वैसी बात है उसको इरिटेशन बहुत होगी अपने। जब इरिटेशन होती है ना, तो बहुत गंदी वाली वहाँ पे खांसी आती है इंसान को। तो यहाँ पे जब एकदम से वो खांसता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे एब्डोमेन कैविटी पे, हमारे हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान खांसता है, इंसान को जब खांसी आती है एकदम से, तो एक तो बहुत इरिटेंट सी खांसी होती है, और उसके एब्डोमिनल कैविटी पे भी उसका बहुत लगता है, मतलब जोर लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में मतलब उस पर क्या होता है, प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हार्डने की प्रॉब्लम जो होती है वो सीवियर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हार्डने की जो प्रॉब्लम है, यानी उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हार्डने क्या होता है, हार्डने एक तरह से मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा तो नहीं सकती, लेकिन इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगी। ठीक है, इसमें हार्डने ऐसी एक ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे जो आपकी इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है ना, देखो यहाँ पे जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, आपको पता है इंटेस्टाइन ऐसा तो नहीं, अगर आप उसको कट लगाओगे तो इंटेस्टाइन एकदम से दिख जाएंगे। यहाँ पे एक इस इंटेस्टाइन को ढकने के लिए यहाँ पे मसल्स टाइप होती है। ठीक है, इस तरह से मसल्स होती है, अगर आप इस मसल को हटाओगे तब आपकी इंटेस्टाइन वगैरह दिखाई देंगी। अगर सपोज करो जब कोई इंसान खांसता है जोर से, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो मसल्स वगैरह है, इस मसल्स में थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने में हो जाता है, यानी यहाँ पे जो मसल्स हैं ये ब्रेकडाउन हो सकती हैं। जब ब्रेकडाउन होगी तो अंदर की इंटेस्टाइन जो है वो बाहर भी आती है। ठीक है, तो यानी अंदर की जो इंटेस्टाइन है वो बाहर आ जाती है, यानी किसी और ऑर्गन में एंटर कर रही है वो। यहाँ एक कंडीशन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लेग्स है इंसान की, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे नेवल के आसपास हो सकता है। और भी काफी सारे यहाँ पे रीजंस होते हैं जहाँ पे हार्डने हो सकता है। हार्डने में क्या होता है, पूरे एक तरह से प्रोजेक्शन बाहर आ जाती है पूरी, एक तरह से इस तरह से लटक जाता है बाहर। तो उसको इसका जो होता है ना ऑपरेशन, ही एक वो होता है, इसको ऑपरेशन करके यहाँ पे एक तरह से छल्ली टाइप इसमें रखते हैं। ठीक
ठीक है, वो ऑपरेशन के दौरान होता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया कि हार्नेस सिंपल क्या होता है, पायल आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और पायल अगर आपको नहीं पता ना तो प्लीज वीडियोस वगैरह देख लो, मैंने आपको वैसे बताया भी हुआ पायल के बारे में पहले भी। इसमें आपका जो स्टूल होता है उसमें ब्लीडिंग, ठीक है, जिसको हम बवासीर बोल देते हैं, वो होता है, ठीक है। कार्डिक डिसीज आपको पता है, ओक्यूलर सर्जरी के लिए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जिसको पाइल है, कार्डिक डिसीजेस है, ओकुलर की सर्जरी हुई है, जिसको हार्निया है, सपोज को कोई भी पेशेंट है और उसको ऐसे ड्राई कफ ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब ऐसी बिना वो पूछ के ही आएगी, ठीक है। ड्राई कफ तो किसी को भी आ सकती है, एक नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है। तो अगर मान लो किसी सपोज करो किसी ऐसे पेशेंट को हो गई जिसको हार्निया हो, पाइल हो, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ये बहुत नुकसान कर सकती है उस इंसान को, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, उसको पहले तो हार्निया हो रखा है, उसको कि हार्निया में क्या होता है, ऑपरेशन होता है एब्डोमिन का, ठीक है। और जब ऊपर से बंदा जोर जोर से खांसेगा, ठीक है, उसको ड्राई कफ की वजह से इरिटेशन होगी उसको, तो एब्डोमिन कैविटी पे उसको असर पड़ेगा, ठीक है। एब्डोमिन कैविटी पे असर पड़ता है, तो ऑब्वियस बात है उसको थोड़ा ना थोड़ा नुकसान तो होगा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटसिव। अब देखो यहाँ पे एंटीटसिव जो है ये आपका पेरिफेरली और सेंट्रली एक्टिव एक्शन एक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन, अगर आप ये को वैसे एज इट इज आपको क्लासिफिकेशन लिखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन के अंडर ही आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में से आता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है, कोई भी ड्रग का ऐसे आपको पूछ लेंगे कि ओपियोइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ क्या होता है, इसमें ड्रग्स के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले हम बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स की। अब देखो मैंने आपको कहा था कि आपको ये पढ़ना है, तो आपको ऑब्वियस बात है ये पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे पेरिफेरल एक्टिंग का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दो ड्रग यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, पहला हमारे पास है प्रीनॉक्सिडाइजिन, देन बेंजो नेटेड, ठीक है। तो ये दो ड्रग है पेरिफेरल एक्टिंग में। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम में बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसके नोट्स जो है वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको नोट्स पूरे पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और देन देखो ये जब आ जाएंगे तो पढ़ लेना एक बार इसको। लेकिन मैं सिंपल आपको बता दूं कि पेरिफेरल क्या होता है। देखो पेरिफेरल एक होता है पेरिफेरल और एक होता है सीएनएस, ठीक है। अब सीएनएस वाला सिस्टम तो ये ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा उसमें आ गया, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल में ये आपका ये वाला हिस्सा आता है। तो पेरिफेरल में देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो आपका मिकैनो और कीमो रिसेप्टर थे, बेसिकली क्या करता है यहाँ पे जो आपका पेरिफेरल ड्रग्स हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रग बताई थी, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कोई सिग्नल आगे तक नहीं जाएगा और ये पूरी प्रोसेस कफ वाली यहाँ पे थोड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है कि अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है आगे ये पूरा सिग्नल नहीं जा पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पेरिफेरल इस तरह से एक्ट करता है। अगर अपने एग्जाम्स में ये डायग्राम बना सको तो बना देना, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपकी एग्जाम में आएगी। अब हम देखते हैं सीएनएस पे। देखो पेरिफेरल में एक थी तो मैंने पहले इसको बता दिया, लेकिन सीएनएस में क्या है, तीनों सीएनएस की है। तो ये ओपियोइड, नॉन ओपियोइड और ये आपके एंटी हिस्टामिनिक जो है ये आपकी तीनों सीएनएस के अंदर आती है, यानी सीएनएस पे एक्ट करती हैं। बेसिकली क्या करती हैं यहाँ पर, जो आपका यहाँ पे सीएनएस में मेडुला ऑब्लिंगेटा है जो आगे आपका ये रिस्पॉन्स पहुंचा रहा था, यहाँ पे बेसिकली एक्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मेन एक्शन होता है, ठीक है। तो सीएनएस पे इम्पैक्ट करती है, जो जितनी भी आपकी ओपिएड वाली ड्रग्स हो गई हैं, ठीक है। ओपिएड में आपका कोडीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इथाइल मॉर्फिन हो गया, और यहाँ पे पीरोकोडीन, ठीक है। पीरोकोडीन जो है आपका है कि आपका लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, और यहाँ पे कोडीन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है। अगर आपको लंबा सा चाहिए तो ऑब्वियस बात आप ये वाली ड्रग दोगे, अगर आपको थोड़ी शॉर्ट एक्टिंग चाहिए तो आपको कोडीन दे सकते हो। तो ये इसका है। अब सेम इसमें नॉन ओपिएड में है, नोस्कॉर्पिन है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है, क्लोरफिडायोन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ओपिएड में आती है, ये भी आपके सीएनएस से एक्ट करती है, इसका सेम ऐसी मैकेनिज्म रहता है। ऐसी एंटी हिस्टामिनिक है, तो एंटी हिस्टामिनिक में आप देखोगे ये तो आपकी डाइफिनहाइड्रामिन जो है ये आपकी बेसिकली सिरप वगैरह में भी आती है, सस्पेंशन वगैरह आते हैं, तो उसमें आप देखोगे प्रोमिथाजीन हो गया, ये क्लोरफिनरामाइन हो गया। तो ये आप सस्पेंशन वगैरह में आप देखती रहोगे, कफ वगैरह के सस्पेंशन जो होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर है, ऑफ कोर्स ब्रोंकोडायलेटर भी हम देते हैं यहाँ पे, तो सोलब्यूटामोल हो गया, और यहाँ पे ट्रिब्यूटालीन हो गया। तो ये इसकी है पूरी क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ये पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बेसिकली अगर आपको ये ओपियोइड डेरिवेटिव्स अगर आपको पूरे डेफिनेशन वाइज पढ़ना है तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये जो सीएनएस पे यहाँ पे एक्ट करने वाली है, और पेरिफेरल में इस रिसेप्टर्स का बेसिकली यहाँ पे रहने वाला है, ये इन रिसेप्टर को टारगेट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे
एंटीटसिव खत्म होता है। देखो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो आपका, अगर आप इसमें पढ़ोगे ना, तो जो आपके ओपियोइड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ओपियोइड डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो, अगर मैं बात करती हूँ, जब कोडीन और ये जो आपको फिलोकोडीन जब लोगे तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे सेडेटिव्स होते हैं, यहाँ पे सेडेशन कर सकता है, और यहाँ पे एक तरह से ये कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक तरह से एडवर्स या बोल सकते हो साइड इफेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे भी मॉर्फिन के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो एक बार इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये नॉन ओपियोइड है। नॉन ओपियोइड भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे द एजेंट दैट यूज टू रिड्यूस द कफ विदाउट कॉजिंग एनी हेलोजिनेशन, यहाँ पे कोई हेलोजिनेशन शो नहीं करता। नार्कोटिक एक्शन इज लेस अब्यूज पोटेंशियली। ठीक है, यहाँ पे लेस अब्यूज होता है इसका। अब देखो ऐसे आपका एंटी हिस्टामिनिक है, यहाँ पे H1 बेसिकली इसका रिसेप्टर रहेगा। ठीक है, बेसिकली इनकी कोई एक्सपेक्टेंट की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये कोई एक्सपेक्टेंट के लिए नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है, मे एवन रिड्यूसेस द सेक्रीशन बाय एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। ठीक है, तो ये सेक्रीशंस को कम करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सेक्रीशन बढ़ रही थी, इतना कफ यहाँ पे जम चुका था, तो उसको हम यहाँ पे सेक्रीशन को कम कर रही है, लेकिन एक्सपेक्टेंट की तरह कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती इसकी। अब देखो आपको पता है कि H1 जो होती है आपकी ज़्यादातर एलर्जिक के लिए इस्तेमाल करते थे हम। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन आपने पढ़ा होगा, तो एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एलर्जिक स्टेट के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी इसमें लिखा हुआ है, बाकी आपको नोट से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स पे। अब एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं ये आपके बेसिकली जो आपका जो वेट कफ था, ठीक है, वेट कफ के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वेट कफ में क्या है, आपकी जो सिक्रीशन है, वेट कफ बाहर भी आ रहा है, इसमें स्पूटम भी आ रहा है, बंदा स्प्लिट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उस कफ को, अब वो कफ जो है बहुत विस्कस होता है। ठीक है, विस्कस होता है, थोड़ा येलोइश कलर होता है, ग्रीनिश कलर होता है इसको, अगर आप देखोगे म्यूकस का, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस टाइम पे हमें उस विस्कोसिटी को कम करना है, उसको वाटरी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, अगर आपको, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो सिक्रीशंस को आप और बढ़ा रहे हो तो नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ पे हम विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि विस्कस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा और नुकसान कर सकती है, तो हम इसकी विस्कोसिटी को कम कर देंगे। विस्कोसिटी को कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वाटरी जो होगा, वाटर सब्सटेंस यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंट्स आर द ओनली ड्रग दैट आर इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन, यहाँ पे ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली पहले एक्सपेक्टेंट्स की, पहले जो म्यूकस बन रहा था उसमें जो उसकी जो विस्कोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो हमें विस्कोसिटी की वजह से हम उसको विस्कोसिटी कम करनी पड़ेगी, तो विस्कोसिटी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एंड फैसिलिटेटिंग द रिमूवल बाय कफिंग सिंपली एनी enhance the clearance of the mucus. It is also called the mucokinetics. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकोकाइनेटिक्स यानी म्यूकस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे बाय द उसको विस्कोसिटी कम करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स की। तो सबसे पहले आता है ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेंसर्स की, यानी हम सिक्रीशन को एनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रग्स दी हुई है आपको, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट आप बोल सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, ग्यूफिनसिन है आपका, जो आप इसको टालोबाल्सम भी बोल सकते हो, विशाखा हो गई। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी। और देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो कफ जो बन रहा था, ठीक है, उसको विस्कस करके हमारे बॉडी से यहाँ से रिमूव कर, मतलब एक तरह से बॉडी से क्या, एक तरह से आपकी जो, जब सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपका ज़्यादा क्या होगा, म्यूकस बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन वो वाटरी म्यूकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी उसने कम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में क्या होता है, बेसिकली पहले इसकी ड्रग्स देख लो सारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है इसकी, सिक्रीशन इनहेंसर्स की डेफिनेशन दी हुई है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और देखो एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे आपको 3 ड्रग बताई थी, एक ये वाली है और ये तीनों वाली, ये एक ये वाली है और टाओबाल्सम है और विशाखा है, ये तीनों आपकी प्लांट प्रोडक्ट होती हैं। और यहाँ पे जो ये वाला होता है आयोडाइड वाली है, पोटेशियम आयोडाइड वाली, अगर आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहोगे ना, तो आपकी जो, देखो आयोडाइड क्या है, ये आपका थायराइड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, थायराइड में ऑब्वियस बात है, इसका लिंक है यहाँ पे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली ऐसे इस्तेमाल करते रहोगे तो ऑब्वियस बात है आपकी थायराइड के ऊपर असर डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से सोल्ट की, देखो हमने यहाँ पे सोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ये सारे हम यहाँ पे सोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोल्ट का अपना एक्शन शो करता है। सोल्ट जब अपना एक्शन शो करता है, यहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आजकल तो क्या हो गया कि हम इनहेलेशन के थ्रू भी अपना स्टीम डिस्टिलेशन, आप स्टीम इनहेलेशन अब करते हो। ठीक है, घर पे ही इंसान क्या करते हैं आजकल, स्टीम इनहेलेशन करते हैं और अपने कफ को यहाँ पे जो आपका एयरवे है उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में क्या है, म्यूकोलाइटिक्स में बेसिकली सिंपल क्या होता है, इसमें भी आपकी जो विस्कोसिटी है
रिड्यूस हो जाती है स्पूटम की, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सैल्वेड एजेंट कैन रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम इन विट्रो, बट द क्लिनिकल स्टडीज इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो गया, ठीक है, आपका जो ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, नॉट शोइंग मच एक्टिविटी, ठीक है। इसमें इतनी कुछ इसमें कुछ असर नहीं किया इसने, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपका देखो आपका जो म्यूकस होता है ना, उसमें आपके कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका माइसिन हो गया, ये आपका म्यूकोलाइटिक का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको दिखाया है यहाँ पे। देखो आपकी जो म्यूकस होता है ना, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं काफी सारी, ठीक है। म्यूकस कंटेन क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसमें माइसिन है। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से ये आपका मोनोमर आपको दिखाया है सिंपली। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है प्रोटीन लगा हो तो अमीनो एसिड्स होंगे। तो यहाँ पे आपके थ्रेनिन, प्रोलीन हो गया, सीरीन हो गया, ठीक है, आपके यहाँ पे सीरीन वगैरह हो गया। तो इस तरह से सिस्टीन हो गया। इसमें क्या होता है, एक तरह से पॉलीमर मोनोमर होते हैं, ठीक है। अब इन मोनोमर किससे जुड़ते हैं, आपके सल्फर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे सल्फर बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, वैसे और भी इसका स्ट्रक्चर था, मैंने आपको सिंपल बताने के लिए बताया कि यहाँ पे एक सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर बॉन्ड यानी डाइसल्फर बॉन्ड होता है। ये जो म्यूकोलाइटिक है, ये म्यूकोलाइटिक करते हैं, इस डाइसल्फर बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये डाइसल्फर बॉन्ड बनते हैं ना, तो यहाँ पे पॉलीमर बनेगा। ये पॉलीमर क्या करता है, इस म्यूकस को और विस्कोस कर देता है, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी और बढ़ा देगा, इसकी थिकनेस जो है और बढ़ जाएगी, जिस वजह से इंसान को प्रॉब्लम होगी। अब हमें इस थिकनेस को कम करना है। वो थिकनेस कैसे कम होगी, जब हम इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे मोनोमर बन जाएंगे, एक तरह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी म्यूकस की, ठीक है। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसकी म्यूकस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो म्यूकस है वो आपका इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म वो एक्शन है सिंपल सा। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, रिड्यूस द डाइसल्फाइड ब्रिज दैट बाइंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। माइसिन आपको अभी दिखाया था, माइसिन तरह से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है टू द अनदर। ये मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं आपस में। अगर हम इसको अगर ये जुड़े रहेंगे तो म्यूकस की विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वही सिंपल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड दीज ड्रग ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड मे देयरफॉर रिड्यूस द एयरवे इन्फ्लेमेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में और भी जानकारी लिखी हुई है, जो आपका ओनली एन एस्टाइल सिस्टीन जो है इज अवेलेबल इन यूएसए, ठीक है। तो ये यूएसए में ही अवेलेबल है अभी, सॉरी यूएस में ही अभी अवेलेबल है यहाँ पर अभी, ठीक है। कुछ इसकी आगे डेरिवेटिव्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे इसकी ड्रग्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। ड्रग्स को देख लेना, ब्रोमैक्सिन हो गया, ठीक है, एम्ब्रोक्सोल हो गया, एस्टाइल सिस्टीन हो गया, ठीक है। तो ये ड्रग्स है, एक बार इसको देख लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक आखिरी आप मिल जाती है एक बार। इसमें क्या होता है, आपके डाइमर्सेंट होती है, ठीक है। तो डीमर्सेंट होते हैं। डीमर्सेंट में क्या होता है, बेसिकली आप विक्स करके गोली खाते हो ना, विक्स, ठीक है, तो या आप लोरेंजिस खाते हो, ठीक है। तो आप क्या होते हैं, आपके गले को वो तो क्या करते हैं, एक तरह से डिमर्स कर देते हैं। इसमें एक तरह से आप बोल सकते हो, आपको इनको खा के ना अच्छा लगता है, ठीक है। इसको अपने मुंह में रख के आपको उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ऐसे चूसना पड़ता है उसको, ठीक है। तो जैसे विक्स की गोली मैंने आपको बता दी, ऐसे ही इसमें ग्लिसरीन और आपकी जो मुलेठी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी भी कफ में कितना बेनिफिशियल होती है। ऐसे ही इसमें लोनिस में क्या आती है, आपकी सारी की सारी जितनी भी कफ, जितनी भी वो होती है ना, कैंडी वे में आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी डिमर्सेंट होगी, ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन थी आपकी एक्सपेक्टोरेंट्स की। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट और यहाँ पे जो एंटरसिव था यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। एंड जो उसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे, मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।